हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के बेसिक एग्ज़ाम की क्विज़ चली हुई है। आज हमारा भाग 4 रहने वाला है, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन के साथ हम चले हुए हैं अपनी प्रोग्रेस पर। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, OMR का पूरा नाम बताओ क्या होता है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि जब हम OMR शीट भरते हैं उसे रीड करने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है, तो वह होती है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस होता है। ये होता है एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि यह रीड करता है किसी न किसी चीज़ को। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमारा राइट आंसर रहेगा। बार कोड को रीड करने वाला डिवाइस होता है बार कोड रीडर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताओ क्या होता है। इंकजेट इंक डलती है जिसमें, और लेजर जेट जो होता है वो टोनर पाउडर का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट रहने वाला है यहाँ पर। इंकजेट जो होता है लिक्विड इंक का उपयोग करता है, लेजर टोनर पाउडर का उपयोग करता है। लेजर वाला जो होता है ना, टोनर पाउडर का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। माइक्रोफोन जिसके अंदर हमारी आवाज़ कैप्चर होती है और दूसरे तक पहुंच जाती है। दूसरे तक किस में कैसे पहुंचती है, स्पीकर के द्वारा। स्पीकर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन जो माइक्रोफोन होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ को अपने अंदर लेकर डिजिटल फॉर्मेट में उसे बना देता है। तो हमारा राइट आंसर डी रहेगा यहाँ पर। OCR का पूरा नाम बताओ क्या होता है। तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। बी ऑप्शन राइट क्यों रहेगा, जो OCR होता है हमारा, वो जैसे हमारे लिखे हुए अक्षर होते हैं उन्हें कैप्चर करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि हमारे कैरेक्टर्स को रिकॉग्निशन करता है ऑप्टिकल माध्यम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट पेन किस काम आता है। लाइट पेन किस काम आता है, बताओ लाइट पेन किस काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। स्क्रीन पर जो डायरेक्टली ड्रा और सेलेक्ट करने के लिए हमें लाइट पेन का यूज़ करना पड़ता है। तो स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रा करना हो या फिर स्क्रीन पर कुछ सेलेक्ट करने के लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। हेडफोन जो हम अपने कानों पर लगाते हैं अपने सिर के ऊपर रखकर, वह किस प्रकार का डिवाइस है। उसके अंदर स्पीकर लगे होते हैं, तब हमारे पास आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। तो वह किस प्रकार का डिवाइस हुआ, तो वह हुआ आउटपुट डिवाइस। तो इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। क्या हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है,
क्या CD रोम प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? क्या पेन ड्राइव या फिर रैम? इनमें से बताओ कौन सा प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। तो जो रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म है, यह हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर काउंट होता है। रैम और रोम जो होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर काउंट होते हैं। डी रैम का पूरा नाम बताओ क्या होता है। डी रैम का पूरा नाम होता है, बताओ क्या होता है। इनमें से देखकर आप अपने आप देखो। तो डी रैम का पूरा नाम क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा राइट आंसर ए रहने वाला है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है हमारी? जिस प्रकार से हमारी पेन ड्राइव होती है जो, वो फ्लैश मेमोरी होती है। USB ड्राइव जो होती है वो फ्लैश मेमोरी के रूप में काउंट की जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। रजिस्टर मेमोरी कहाँ होती है? रजिस्टर मेमोरी कहाँ होती है ये बताओ। इनमें से हमारा राइट आंसर रहने वाला है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है हमारी वो CPU के अंदर मौजूद होती है। तो यह डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है यहाँ पर। EPROM का पूरा नाम बताओ क्या होता है। EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक होता है EEPROM जिसे इलेक्ट्रॉनिकली बोल देते हैं, लेकिन यह होता है EPROM। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसके आगे एक ई और लगा होता है, EE, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल बन जाता वहाँ पर। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD रोम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? जो CD होती है ना हमारी, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल देते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो वो होती है हमारी लगभग 700 MB के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रे डिस्क जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? जिसे BRD भी बोल देते हैं हम। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB, 25 GB से अधिक। सॉरी, मेरे को ही गलती रह गई इसके अंदर। जो 4.7 GB होती है ना स्टोरेज कैपेसिटी, वो DVD की होती है, लेकिन जो ब्लू रे डिस्क की होती है वो 25 GB या उससे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क की। तो राइट आंसर हमारा डी रहने वाला है यहाँ पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो इनके अंदर MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, VLC मीडिया प्लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ना हमारे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इनमें से VLC प्लेयर जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वैसे तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। एडोब फोटोशॉप होता है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड
जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इसमें बताओ क्या होता है। तो जो फ्री में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उन्हें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। फ्री में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है। तो जो कंपाइलर होता है वो एक साथ में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों जो हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। लेकिन जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, पूरे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करेगा। तो राइट आंसर हमारा बी रहने वाला है यहाँ पर। बीटा वर्जन किसे कहते हैं। बीटा वर्जन वो वर्जन होता है जो टेस्टिंग फेज में चल रहा हो, जिसकी टेस्टिंग चल रही हो, ठीक है, और रिलीज हो सकता है होने वाला हो, जो उसे बीटा वर्जन कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा डी रहने वाला है यहाँ पर। बीटा वर्जन किसे कहेंगे, टेस्टिंग के लिए रिलीज्ड वर्जन, उसे बीटा वर्जन बोलेंगे। जिप फाइल क्या होती है। जिप फाइल होती है एक कॉम्प्रेस्ड फाइल, जिसे जो बड़ी फाइल थी ना उसे कॉम्प्रेस करके छोटा कर दिया गया हो, वह जिप फाइल होती है। तो सी ऑप्शन हमारा इसके अंदर राइट रहने वाला है। जिप फाइल क्या होती है, कॉम्प्रेस फाइल जो साइज कम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ओपन सोर्स क्या होता है, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, जो फ्री में उपलब्ध होता हो, ठीक है, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल दिया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीसीपी और आईपी का पूरा नाम बताओ क्या होता है। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह हमारे डेटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है ताकि दूसरे तक डेटा अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर हमारा बताओ कौन सा रहने वाला है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा इसके अंदर राइट रहेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं हमारे 32 बिट, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास IPv6, उसके अंदर कितने बिट होंगे, उसके अंदर होंगे ये हमारे 128 बिट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया हमारे पास, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होंगे, तो 128 बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हब और स्विच में क्या अंतर होता है। हब क्या होता है और स्विच क्या होता है।
तो बताओ राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इनके अंदर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी। स्विच इंटेलिजेंट होता है लेकिन हब एक डंब डिवाइस होता है और डेटा स्पेसिफिक पोर्ट पर भेज देता है। स्विच क्या कार्य करता है, इंटेलिजेंट होने के कारण डेटा को स्पेसिफिक पोर्ट पर भेज देता है। जो हब होता है हमारा वो हर तरफ डेटा को पहुंचाता है, लेकिन जो स्विच होता है इसीलिए इंटेलिजेंट बोला जाता है, वह स्पेसिफिक पोर्ट पर डेटा को भेज देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिपीटर किस काम आता है। जो रिपीटर होता है हमारा सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके आंसर राइट आंसर बताओ क्या रहने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। यहाँ पर रिपीटर क्या कार्य करेगा, नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट कर देगा, यानी कि तेज़ कर देगा। अगर हमारा सिग्नल लूज़ हो गया है ना, बहुत ही कम मात्रा में हमारा सिग्नल रह गया है, तो उसे एम्पलीफाई कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसएमटीपी का पूरा नाम बताओ क्या होता है। एसएमटीपी का पूरा नाम होता है, बताओ इनमें से देखकर इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जो हमारे मेल को दूसरे तक पहुंचाता है, यानी कि यहाँ से भेजने के लिए हमारे ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, देखो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 किस काम आता है। देखो POP3 का कई बार पोर्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है, कई चीज़ों के पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं हमसे, हमें सभी को याद करना है। आगे आने वाली क्लासों में ये सब क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। तो POP3 किस काम आता है ये पूछा गया हमसे। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। जो POP3 होता है वो ईमेल सर्वर से ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, SMTP था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, और यहाँ पर POP3 है। POP3 क्या कार्य करता है, मेल को रिसीव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस से ये क्वेश्चन आ गए हमारे। अब 204 क्वेश्चन है हमारा। MS एक्सेल में VLOOKUP किस काम आता है। VLOOKUP यानी कि वर्टिकली डेटा को सर्च करने के लिए VLOOKUP का यूज़ किया जाता है। एक होता है HLOOKUP, वो हॉरिजेंटली डेटा को सर्च करता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा, ये देखो अब आप। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसमें डी ऑप्शन। टेबल में वर्टिकली डेटा सर्च करने के लिए VLOOKUP फंक्शन का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। MS वर्ड में कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉलम जो होते हैं हमारे उसे ब्रेक करने के लिए MS वर्ड में कौन सी की का यूज़ किया जाता है। तो वो होगी हमारी Ctrl+Shift+Enter। कॉलम ब्रेक करने के लिए Ctrl+Shift+Enter का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट रहने वाला है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में फ्रीज पेन किस टैब में होता है। जो फ्रीज पेन होता है ना हमारा, वो किस कार्य को करने के लिए यूज़ होता है, हमारे कॉलम को या फिर रो को फ्रीज करने के लिए, ताकि
हम डेटा को अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर सकें कि हमारा डेटा कैसा है। कि जैसे एक कॉलम होता है, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसमें और भी चीज़ें, आधार कार्ड नंबर लिखे होते हैं, तो वो ऊपर ही लिखा रह जाएगा, वह फ्रीज हो जाएगा एक कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, MS एक्सेल में फ्रीज पेन किस टैब के अंदर यूज़ होता है। तो राइट आंसर बताओ इसमें क्या रहने वाला है हमारा। तो जो फ्रीज पेन होता है ना हमारा, वो व्यू टैब के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। MS वर्ड में काउंट कहाँ दिखते हैं। MS वर्ड के अंदर काउंट कहाँ दिखता है, तो बताओ राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर हमारा। तो रिव्यू जो टैब होता है ना हमारा, वहाँ पर काउंट फंक्शन हमारा दिखता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी रहने वाला है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में नोट्स पेन किस काम आता है। तो बताओ नोट्स पेन किस काम आता है पावर पॉइंट के अंदर। जो स्पीकर के लिए नोट्स बनाए जाते हैं ना, जो बोलने वाला होता है हमारा, जो प्रेजेंटेशन देता है, उसे स्पीकर बोला जाता है। स्पीकर के लिए नोट्स लिखने में किसका यूज़ किया जाता है, नोट्स पेन का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी रहने वाला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फायरवॉल के कितने प्रकार होते हैं। देखो फायरवॉल के ये लिखा हुआ है ना हमारा, इसके अंदर कौन सा आंसर राइट रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। 4 से अधिक प्रकार होते हैं फायरवॉल के। एक होता है पैकेट फिल्टर, एक होता है स्टेटफुल, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल के टाइप होंगे हमारे। तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है हमारा फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कैप्चा होता है वो किस काम आता है। हम जो कैप्चा भरते हैं ना, कभी कभी पासवर्ड भरते समय कैप्चा हमें दिखाई दे देता है। जब तक हम कैप्चा को फिल नहीं करेंगे तब तक हमारा पासवर्ड मान्य नहीं होगा। तो वो कैप्चा किस काम आता है ये बताओ आप। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। कैप्चा क्या करता है, कैप्चा यह कंफर्म करता है कि यूज़र ह्यूमन है या फिर कोई रोबोट है। ठीक है, कैप्चा सिर्फ यही तसल्ली करने के लिए दिया जाता है कि कोई रोबोट इसको यूज़ तो नहीं कर रहा है हमारे फंक्शन को। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है डिजिटल सर्किट के लिए। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा। तो डिजिटल सर्किट के लिए वेबसाइट पर्सन की आइडेंटिफाई वेरीफाई करने में, किसी वेबसाइट की आइडेंटिफाई वेरीफाई करनी हो या फिर किसी पर्सन की आइडेंटिफाई वेरीफाई करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्या वही पर्सन है जो हमें यूज़ कर रहा है, उस किसी साइट को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट बोल दिया जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है। साइबर क्राइम बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो जो इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड होते हैं वह साइबर क्राइम के अंदर आता है। ऑनलाइन हैकिंग जो होती है
वो साइबर क्राइम के अंदर आती है। जो रैंसमवेयर हमारे डाले जाते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर, वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। जो हमारी चोरियाँ होती हैं ऑन बैंकिंग के हिसाब से, जो हमारे पैसे कट जाते हैं, तो वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो इसके अंदर बताओ राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा, यह राइट रहने वाला है। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है कि साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड होता है साइबर क्राइम। ऑनलाइन जो हैकिंग हो जाती है वो भी साइबर क्राइम के अंदर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वाइट हैट हैकर कौन होता है। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, जो किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है। लेकिन जो वाइट हैट हैकर होता है ना, वो एक मतलब किसी भी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो अच्छे कार्य करने के लिए यूज़ में हैकर जो यूज़ करते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, वो वाइट हैट हैकर होते हैं। तो राइट आंसर बताओ हमारा डी रहने वाला है यहाँ पर। इसके अंदर एथिकल हैकर जो परमिशन लेकर सिक्योरिटी टेस्ट करता है। देखो, बिना परमिशन लिए सिक्योरिटी टेस्ट कौन करेगा, सिक्योरिटी को चेक कौन करेगा बिना परमिशन, वो ब्लैक हैट हैकर होंगे। और जो परमिशन लेकर सिक्योरिटी को चेक करेगा वह कौन होगा, वाइट हैट हैकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, डेसिमल में 255 का बाइनरी क्या होगा। तो यह है 255 जो लिखना पड़ता है ना हमें, यह हमें कॉपी में निकाल कर देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कि 255 का बाइनरी रूप क्या होगा। यह जो 255 लिखा हुआ है यह डेसिमल के अंदर है, यानी कि इसका बेस कितना है, इसका बेस रहने वाला है 10। और बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो इसके आंसर हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमें कॉपी में निकाल कर देखना पड़ेगा। बाकी इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेक्साडेसिमल में ए का डेसिमल मान क्या होता है। जो हम ए को लिखते हैं उसका डेसिमल मान 10 होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से 9 तक तो अंक लिखे जाते हैं, वो 10 अंक हो जाते हैं हमारे। और जो 11वां अंक होता है हमारा, वो हम ए को लेकर चलते हैं। और 11 से और 16 तक जो अंक होते हैं ना हमारे, वो ए से लेकर एफ तक काउंट किए जाते हैं। तो 11वां अंक क्या होता है हमारा, ए। तो इसका 0 से 9 तक कितने अंक हो गए, 0 से 9 तक हमारे 10 अंक हो गए। और जो 10th अंक होता है हमारा, तो जो 10th अंक होता है ना हमारा, 10 डेसिमल मान होगा, वो किसका होगा, ए का हो जाएगा। 0 से 9 तक तो मान लो आप 10 अंक हो गए, तो ए जो डेसिमल मान होगा ना हमारा, वो उसका आंसर क्या रहेगा, 10 रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट गेट क्या कार्य करता है। नोट गेट क्या कार्य करता है, इसके अंदर बताओ कौन सा राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है। नोट गेट में क्या होता है, हमारा राइट आंसर इसके अंदर क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। इनपुट को रिवर्स कर देगा नोट गेट। जैसे हमें दिया गया था एक 0 और 1 के रूप में, हमें कुछ हमारा गेट दे दिया गया था ए और बी के रूप में मानकर चलो। तो ए अगर नोट है तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा राइट, बी
जो हमारा राइट आंसर रहेगा। इसीलिए बोला गया इसके अंदर कि उसे रिवर्स कर देगा, यानी कि ए नहीं है तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड गेट का आउटपुट कब 1 होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पर? एंड गेट का आउटपुट कब 1 होगा? जब सभी इनपुट 1 होंगे ना, तभी एंड गेट का आउटपुट 1 होता है। यह हमारे क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं? जो लॉजिक गेट होते हैं हमारे, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। बार बार अगर हम इन्हें दोहराएंगे तब जाकर ये याद होंगे हमें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जब सभी इनपुट 1 होंगे तब एंड गेट का आउटपुट 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गेट का आउटपुट कब 0 होगा? तो इसमें देखो, और गेट का आउटपुट कब 0 होगा? राइट आंसर बताओ क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पर? जब सभी इनपुट हमारे 0 हों तभी और गेट का आउटपुट भी 0 माना जाएगा। देखो, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है इसके अंदर। और गेट का आउटपुट कब 0 होगा? जब सभी इनपुट 0 हो तभी जो है आउटपुट 0 रहेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल की टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। NFC का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? NFC का पूरा नाम बताओ। तो NFC का पूरा नाम होता है यहाँ हमारा, तो डी ऑप्शन राइट रहेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो NFC का पूरा नाम क्या रहने वाला है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण कौन सा है? इनके अंदर क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण कौन सा रहने वाला है? ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बताओ हमारा कौन सा रहेगा? तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन काम करता है। तो बिटकॉइन किसके द्वारा चलता है? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा चलाया जाता है, जो कि हमारी बहुत ही महंगी करेंसी हो गई है। ऑनलाइन करेंसी है ये, हमारी डिजिटल करेंसी जिसे हम बोल देते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OTT प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? OTT प्लेटफॉर्म का उदाहरण बताओ कौन सा रहने वाला है? जिस पर हम, जैसे OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जिस पर स्ट्रीमिंग की जाती है, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्शन किस टेक्नोलॉजी से होता है? जो हमारे स्मार्ट टीवी में कनेक्शन करते हैं ना इंटरनेट का, वो किस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ किया जाता है? तो वाईफाई से हम जोड़ते हैं या फिर लैन केबल से हम इंटरनेट जोड़ते हैं। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जुड़ता है ना, उसी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन स्मार्ट टीवी के अंदर भी जोड़ दिया जाता है। तो वाईफाई और लैन हमारा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग का पूरा नाम बताओ सबसे पहले, क्या होता है? ई लर्निंग का पूरा नाम बताओ क्या होता है सबसे पहले, और इसका आंसर बताओ क्या रहने वाला है। जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसे ई लर्निंग बोल दिया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से, जैसे यूट्यूब खोल लिया आपने, यूट्यूब पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
तो ई लर्निंग कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी रहने वाला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीटी किस सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है? जो पीपीटी होता है हमारा, एक्स लगा दिया गया है इसके अंदर, तो यह एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी बन गई है। ठीक है, तो पीपीटी बताओ किस सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है? तो पीपीटी सभी को पता है, पावर पॉइंट के अंदर हम पीपीटी की फाइलें बनाते हैं। पीपीटी की फाइलें पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में वॉलपेपर कहाँ पर दिखता है? तो वॉलपेपर तो कहाँ पर दिखेगा? कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखेगा या फिर कहीं और दिखेगा? बताओ आप लोग। तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हमारा क्या दिखता है? वॉलपेपर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CCC का पूरा नाम बताओ, क्या होता है? जो हमारा एक पेपर होता है जिसके अंदर बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके अंदर एग्ज़ाम होता है ना, CCC का एग्ज़ाम बोलते हैं। तो वो बताओ, उसका पूरा नाम बताओ, क्या रहेगा? तो इसका पूरा नाम रहेगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है सी ऑप्शन। तो CCC का पूरा नाम क्या है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट हमें समझाए जाते हैं इसके अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं। तो CCC का फुल फॉर्म क्या है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की वीडियो का हमारा यह क्वेश्चन लास्ट रहने वाला है यहाँ पे। MS वर्ड में किसी वर्ड को फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? तो फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? यह हमारा आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है इस ऑप्शन का कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको यह फाइल फॉर्मेट चाहिए ना, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9996655846 पर, और मैं आपको यह पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या लिखना है? बेसिक पार्ट 4 लिख देना, बेसिक कंप्यूटर पार्ट 4। ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना नंबर पर। मैं एक बार और बोल देता हूँ, 9996655846। ठीक है, आप इसे बार बार लगा सकेंगे। तो जैसे ये फिर से शुरू करें लिखा हुआ है ना, तो ये शुरू से हमारे क्वेश्चन हम लगाने शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे OMR का पूरा नाम क्या था? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? बार कोड रीडर है एक इनपुट डिवाइस। तो इसी तरीके से आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चनों को लगा सकेंगे अपने आप। एक बार वीडियो कंप्लीट देख लिया ना आपने, तो आपकी दोहराई अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं राम राम बोलना चाहूँगा सभी को, सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सभी के लिए धन्यवाद सभी को। ठीक है, थैंक यू।